नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 4 मार्च 2026 एंड सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये रंगों का त्यौहार आपके जीवन में खुशियाँ, सफलता और नए अवसर लेकर आए। जो स्टूडेंट्स सीए फाइनल की तैयारी कर रहे हैं, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि इस साल आपकी मेहनत भी होली के रंगों की तरह चमके और आपको सक्सेस मिले। चलिए इस पॉजिटिव एनर्जी और फेस्टिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर 2। Chapter 2 relates to general auditing principles and auditors' responsibilities. चैप्टर 2 में हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉड के बारे में एंड फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के बारे में, एसे 240 relating to fraud, एसे 250 relating to auditors' responsibilities in relation to laws and regulations, एसे 260 that is communication with TCWG, एसे 299 that is joint audit of financial statements, and एसे 402 audit considerations relating to an entity using service organization. ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो क्विक ओवरव्यू हो गया। ऐसे 240 रिलेटिंग टू फ्रॉड, 250 रिलेटिंग टू लॉज एंड रेगुलेशंस, 260 रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन विद TCWG, 299 रिलेटिंग टू जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड जैसे 402 दैट इज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का यूज अगर करता है कोई भी क्लाइंट, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का मदद ले रहा है अपनी किसी भी सर्विस को आउटसोर्स करने के लिए, तो ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी होगी यहाँ पे, ये बताता है ऐसे 402। तो यही सब यहाँ पे लिखा है, जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसे 200 है रिलेटिंग टू ऑडिटर्स ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ एफएस। ऐसे 240 रिलेटिंग टू फ्रॉड, 250 रिलेटिंग टू लॉज एंड रेगुलेशंस, 260 relating to communication with TCWG, ऐसे 299 relating to joint audit, and ऐसे 402 relating to third party service organization auditor की responsibilities। तो ऐसे 240 से शुरू करते हैं जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, एंड इस बार भी जनवरी 2026 में भी एक क्वेश्चन आया था डायरेक्टली स्टेट मैथ से ही, ऐसे 240 पे। तो ऐसे 240 पे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे 240 डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि ऑडिटर की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन आइडेंटिफाइंग, इट हेल्प्स ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। फ्रॉड की वजह से अगर कोई भी जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है तो उसको ऑडिटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा एंड कैसे असेस करेगा, ये बताते हैं ऐसे 240। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिटर का इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 240, ये आप लिख सकते हो किसी भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 240 are 1. To identify and assess the risk of material misstatement due to fraud. Second, to obtain sufficient and appropriate audit evidence. And third, to respond immediately. पहले आइडेंटिफाई करेगा एंड असेस करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। एक बार उसने आइडेंटिफाई कर लिया, अब उस हिसाब से सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वो इकट्ठा करेगा। एंड थर्ड, जब भी उसको फ्रॉड सस्पेक्ट होगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगा अप्रोप्रिएटली। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए ऑडिटर के इन अकॉर्डेंस विद 240। पहले आइडेंटिफाई एंड असेस किया, फिर ऑब्टेन किया सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, देन रिस्पॉन्ड कर दिया इमीडिएटली। ठीक है, इसके बाद मीनिंग ऑफ फ्रॉड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फ्रॉड क्या है समझना, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड एरर। फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट, जबकि एरर इज एन अनइंटेंशनल एक्ट। अगर आप जानबूझ के कर रहे हो तो वो फ्रॉड है, अगर आप से भूल से हो गया तो वो एरर है। तो आप जानबूझ के क्या करते हो, यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। आप क्या कर रहे हो, एक अनजस्ट या फिर इलीगल एडवांटेज लेना चाह रहे हो किसी और को डिसीव करके, तो उसे हम बोलते हैं फ्रॉड। ठीक है, अगर वो इंटेंशनल एक्ट होगा तो फ्रॉड होगा, अगर वो अनइंटेंशनल होगा तो वो सिर्फ एरर होगा। सो मिसस्टेटमेंट्स इन द एफएस कैन अराइज ईदर फ्रॉम फ्रॉड और एरर। जैसे मैंने बोला कि इंटेंशनल अगर होगा तो फ्रॉड, अनइंटेंशनल तो एरर। ठीक है, अब फ्रॉड भी दो तरह के होते हैं,
वन मिस स्टेटमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में गलती कर दिया, मिस स्टेटमेंट कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो वो उसे हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एंड सेकंड होता है मिस स्टेटमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। एसेट से आपने मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, जब जैसे कि आपने आप एसेट को घर लेके चले गए, कैश को घर लेके चले गए, स्टॉक किसी और को दे दिया, या आप घर लेके चले गए, तो उससे हम बोलते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है। तो फ्रॉड दो तरह के होते हैं, वन रिलेटिंग टू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकंड रिलेटिंग रिलेटिंग टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। तो अगर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगा तो जनरली जो फ्रॉड होता है वो कैसे होता है, उसे हम बोलते हैं फ्रॉड ट्रायंगल। तो फ्रॉड के तीन तरह होते हैं, तीन तीन वजह से लोग फ्रॉड करते हैं। क्या वजह है? वन इंसेंटिव और प्रेशर, कि कुछ इंसेंटिव मिल रहा है किसी कुछ करने का, फ्रॉड करने का मन नहीं था बट इंसेंटिव मिल रहा है तो हमने कर लिया। या कुछ प्रेशर है कि मुझे अर्निंग्स बढ़ाना है अपना, या मैंने कुछ वादा कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को तो उसे पूरा करना है, तो ये प्रेशर है, इंसेंटिव और प्रेशर। या परसीव्ड अपॉर्चुनिटी, मतलब हम बेवफा हरगिज ना थे लेकिन मौका मिला मिला तो बन गए, तो ये हो गया अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मिलते ही बन गए, तो ये हो गया परसीव्ड अपॉर्चुनिटी। एंड थर्ड इज रैशनलाइजेशन, मतलब जस्ट फॉर फन, ऐसे ही मजा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं, जब सब कोई कर रहा है तो हम क्यों ना करें, ये हो गया रैशनलाइजेशन। ये इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि इंसेंटिव और प्रेशर के थ्रू कैसे हो सकता है फ्रॉड, परसीव्ड अपॉर्चुनिटी के थ्रू कैसे हो सकता है, रैशनलाइजेशन के थ्रू कैसे हो सकता है। उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद हाउ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बी कॉज्ड बाय एंटिटीज। अब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करती है एंटिटी, तो इनका इंटेंशन होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स को डिसीव कर दें। वो कैसे करेंगे? अर्निंग्स बढ़ा के, अर्निंग्स घटा के, कुछ भी कर सकते हैं। अर्निंग्स क्यों इन्फ्लेट करेंगे वो? ताकि वो बैंक से फाइनेंसिंग ज्यादा ले पाए। ठीक है। अर्निंग्स घटाएंगे क्यों? ताकि टैक्स मिनिमाइज कर पाए। तो जिनका भी जो भी पर्पस है, तो उस पर्पस के हिसाब से वो अपने अर्निंग्स को चेंज कर देते हैं मार्केट एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए, या फिर मैक्सिमाइज करने के लिए कंपेंसेशन को। अगर कंपेंसेशन लिंक्ड टू अर्निंग्स है तो अर्निंग्स बढ़ाएंगे तभी तो कंपेंसेशन बढ़ेगा। या फिर कभी प्रेशर्स आता है या इंसेंटिव्स मिल रहा होता है तो हम ये करते हैं, फ्रॉड करते हैं। अभी देखो, अब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से फ्रॉड कैसे हो सकता है, उसके भी तीन तरीके हैं। वन मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपने चेंज कर दिया, मैनिपुलेशन। या मिस रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशन ऑफ इवेंट्स, कोई भी इवेंट्स या ट्रांजैक्शन हुआ था जिसको आपने मिस रिप्रेजेंट कर दिया या जानबूझ के ओमिट कर दिया, मतलब छोड़ दिया। या थर्ड इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आप जानबूझ के आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप मिस अप्लाई कर रहे हो, तो मैनिपुलेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, या फिर मिस एप्लीकेशन। मैनी मिस मिस, मैनिपुलेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस एप्लीकेशन। ओके। तो मैनिपुलेशन आप क्या करोगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मिस रिप्रेजेंटेशन आप करोगे या ओमिट करोगे इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स, एंड मिस एप्लीकेशन करोगे ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये तीन तरीके से आप फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकते हो। मैंने क्या बोला, फ्रॉड करने के दो तरीके। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर आपने कर दिया तो फ्रॉड हो गया, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर आप मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कर देते हो, एसेट्स को ले जाते हो घर, तो वो भी फ्रॉड है। अब जो फर्स्ट पॉइंट था इसका, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके तीन तरीके, मैनिपुलेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, या फिर मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस एप्लीकेशन एंड मैनिपुलेशन, ये मैनी मिस मिस, इस तरीके से आप फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकते हो। अभी देखो, अभी ये क्वेश्चन जैसे है इसके नीचे, ये क्वेश्चन आया हुआ है सेम टू सेम दो तीन बार। फ्रॉड कैन बी कमिटेड बाय मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल्स यूजिंग सच टेक्निक्स एज, तो उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू कमिट द फ्रॉड बाय मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल्स। तो उसमें ये लिखेंगे, तो सबसे पहले तो एक एक्रोनिम याद कर लो, रियो एस, रियो, RIO ACE, रियो एस।
तो रियो मतलब रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज, फिक्टिशियस जर्नल एंट्री आपने रिकॉर्ड कर दिया। आर फॉर रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज। सेकंड, inappropriately adjusting assumptions and changing judgments। assumptions आप चेंज कर दे रहे हो inappropriately, या फिर judgments चेंज कर दे रहे हो inappropriately। थर्ड, omitting advancing और delaying recognition। तो या तो आप recognition को omit ही कर दे रहे हो, मतलब लिख ही नहीं रहे हो, या फिर advance कर दे रहे हो, मतलब पहले ही लिख दे रहे हो, जब ट्रांजेक्शन हुआ उससे पहले ही आप उसको रिकॉर्ड कर दे रहे हो, या फिर डिलेइंग रिकॉग्निशन, मतलब ट्रांजेक्शन होने के काफी दिन बाद आपने रिकॉग्निशन किया। तो ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिलेइंग रिकॉग्निशन ये भी कर सकते हो। तो रियो हो गया रिकॉर्डिंग fictitious journal entries। I मतलब inappropriately adjusting assumptions and changing judgments। O मतलब omitting, advancing और delaying recognition in the financial statements of events and transactions। इसके बाद CEA या फिर ACE, Rio ACE। A for altering records and terms। C for concealing or not disclosing facts। तो आप रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स को या तो ऑल्टर कर दे रहे हो या कंसील कर दे रहे हो, मतलब छुपा ले रहे हो, डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे फैक्ट्स को। या फिर एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस में एंटर कर रहे हो। अगर आप कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में एंटर करते हो तो ये चांसेस होते हैं कि ऑडिटर नहीं पकड़ पाएगा। तो ये तरीके हैं फ्रॉड करने के, बाय मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स में फ्रॉड करने के क्या टेक्निक्स हैं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप याद करना रियो एस। तो रियो मतलब रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज। आई, इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग assumptions and changing judgments। omitting, advancing, delaying recognition। देन ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स, ऑल्टर कर दिया अपने रिकॉर्ड्स को। देन सी फॉर कंसील कर दिया, छुपा लिया, कंसीलिंग और डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स, कंसील और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स। एंड ई फॉर एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस। तो ये हो गए फ्रॉड करने के तरीके, टेक्निक्स। इसके बाद हाउ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में बी अकम्प्लिश बाय एंटिटीज। अभी हमने पढ़ा कि अभी हमने पढ़ा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की टेक्निक्स। अभी हम सीखेंगे कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कैसे कर सकते हैं। तो मिस अप्रोप्रिएशन मतलब ऑफ एसेट्स मतलब कि थेफ्ट, चोरी, चोरी प्लस चकारी, चोरी चकारी। तो थेफ्ट ऑफ एन एंटिटीज एसेट्स एंड इज ऑफन परपेट्रेटेड बाय एम्प्लॉइज। जनरली कौन करता है, एम्प्लॉइज ही तो करते हैं फ्रॉड, एम्प्लॉइज करते हैं, लेकिन कभी कभी मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होता है। बट अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो गया फ्रॉड में तो फिर पकड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो फिर एविडेंस ऐसे देंगे कि ऐसा लगेगा कि एविडेंस सब कुछ सही है, करेक्ट है, कोरेबोरेटिव है, बट वो फिर भी गलत होगा, तो हम पकड़ नहीं पाएंगे फिर। तो देखो, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कैन बी अकम्प्लिश्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज इंक्लूडिंग इम्बेजलिंग रिसीट्स। जो रिसीट्स आए, जो कस्टमर ने पैसा दिया उसको इम्बेजल कर दिया हमने, चोरी, चोरी चकारी। सेकंड, स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स। तो फर्स्ट तो रिसीट्स को चोरी किया था, सेकंड फिजिकल एसेट्स को चोरी कर लिया, मतलब कोई पीपी, कोई एसेट्स से हमने चोरी कर लिया, इन्वेंट्री चोरी कर लिया। ये हो गया स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। थर्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कोई वैसा पेटेंट था, जो फॉर्मूला था आपके पास, डिजाइन कॉपीराइट था, वो आपने चोरी कर लिया। तो embezzling receipts, stealing physical assets or intellectual property, causing an entity to pay for goods and services not received। आपने गुड्स को आपने रिसीव ही नहीं किया, या सर्विस को रिसीव ही नहीं किया, आपने बुक्स में दिखा दिया कि ये हमने ये गुड या ये सर्विस को रिसीव किया, एंड उस बेसिस पे आपने उनसे, उस बेसिस पे आपने क्या किया कि आप दिखा रहे हो कि एंटिटी पे कर रही है, बट एंटिटी तो किसी को पे ही नहीं कर रही है। तो एंटिटी क्या कर रहा है, एंटिटी से पैसे डायरेक्टली निकाल करके एम्प्लॉय अपने पास रख ले रहा है। तो इससे बोलेंगे कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड। तो एम्बेजलिंग रिसीट्स हो गया, स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स हो गया, कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। एंड फोर्थ, यूजिंग एन एंटिटी एसेट्स फॉर पर्सनल यूज। एंटिटी के एसेट्स को पर्सनल यूज के लिए यूज करना। तो ये तरीके हो गए मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के। एसक्यू, ESCU, embezzling receipts, stealing physical assets, causing the entity to pay for goods and services not received, and U for using an entity's assets for personal use, SQ। इसके बाद misappropriation of assets is often accompanied by false or misleading records or documents। false या misleading records and documents से misappropriation of assets होता है। obviously misappropriation of assets सिर्फ misappropriation के थ्रू नहीं होता है, डॉक्यूमेंट्स को भी चेंज करना पड़ता है। जैसे आपने दिखा दिया कि सेल हो गया, बट सेल हुआ नहीं एक्चुअली, आप गुड्स को लेके चले गए, तो ऐसा करना होता है।
जैसे कि कैश आ गया कस्टमर से बट आपने दिखाया कि कस्टमर से कैश आया नहीं है, वो अभी डेटर में ही पड़ा है। तो इस तरीके से करना होता है। द ऑडिटर डज नॉट मेक लीगल डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर फ्रॉड हैज एक्चुअली अकर्ड। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि क्या ऑडिटर लीगल डिटर्मिनेशन करता है ऑफ वेदर फ्रॉड हैज अकर्ड और नॉट। तो आंसर इज नो। द ऑडिटर डज नॉट मेक लीगल डिटर्मिनेशंस ऑफ वेदर फ्रॉड हैज एक्चुअली अकर्ड और नॉट। अगर उसको फ्रॉड दिख जाए या फ्रॉड होने के चांसेस दिख रहे हैं तभी वो फिर फर्दर चेक करेगा, लीगल डिटर्मिनेशन नहीं करता है कि फ्रॉड हुआ या नहीं। इसके बाद हुज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ऑर्डर की या मैनेजमेंट की, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड। द आंसर इज मैनेजमेंट की है। दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड। तो फ्रॉड में दो बातों का ध्यान रखना होता है, फ्रॉड प्रिवेंशन, फ्रॉड फ्रॉड रोक दो, एंड सेकेंड फ्रॉड डिटरेंस, मतलब फ्रॉड को कम करना। तो वो आप बोल सकते हो कि कि आप कुछ जैसे पेनल्टीज लगा सकते हो या वैसा कुछ लगा सकते हो जिससे फ्रॉड कम हो, फ्रॉड डिटरेंस, या पनिशमेंट ज्यादा दे सकते हो, ये हो गया फ्रॉड डिटरेंस। फ्रॉड प्रिवेंशन हो गया मतलब आपने इतना स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल लगा दिया ताकि फ्रॉड ही नहीं हो पा रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड प्रिवेंशन। जैसे एग्जांपल कि कैश की कस्टडी जो है वो मल्टीपल पर्सन के पास है, तो ये हो गया फ्रॉड प्रिवेंशन। सीसीटीवी कैमराज लगा देना, सीसीटीवी कैमराज की रिकॉर्डिंग रखना काफी टाइम तक, ये फ्रॉड प्रिवेंशन टेक्निक्स हो गए। फ्रॉड डिटरेंस हो गया, जैसे फाइन्स एंड पेनल्टीज लगा रहे हो, पनिशमेंट दे रहे हो, इमीडिएट टर्मिनेशन, तो ये सब हो गया फ्रॉड डिटरेंस के तरीके। ओके, इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर। अब ध्यान देना, ऑडिटर के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसमें। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये आप लिखोगे कोई भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में। एन ऑडिटर कंडक्टिंग एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज is responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether caused by fraud or error। ये हर ऐसे 240 के क्वेश्चन में आपको लिखना है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। तो owing to the inherent limitations of an audit there is an unavoidable risk, बट हाँ ये भी ध्यान देना कि जो कि इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं ऑडिट में, तो उस वजह से अनअवॉइडेबल रिस्क है कि मिस स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होंगे वो हो सकता है प्रिवेंट नहीं हो पाए या फिर डिटेक्ट नहीं हो पाए ऑन अ टाइमली बेसिस। ठीक है, द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग वन रिजल्टिंग फ्रॉम एरर। हाँ, ध्यान देना। तो अगर फ्रॉड होता है कभी एंड सेकंड कभी एरर होता है, तो एरर्स जो होते हैं वो मिस स्टेटमेंट ऑडिटर फाइंड कर लेते हैं, बट जो फ्रॉड होते हैं उनको फाइंड करना ज्यादा मुश्किल है। वाई वाई क्यों है ज्यादा मुश्किल? क्योंकि फ्रॉड में क्या होता है कि आप ऑडिट एविडेंस को ही आप ऑल्टर कर देते हो, तो उस केस में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो द रिस्क ऑफ प्रिवेंटिंग द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग वन फ्रॉम एरर। ठीक है, इसके बाद अगर कल्यूजन हो जाता है, कल्यूजन मतलब कि मैनेजमेंट भी मिल जाए, तो उस केस में लगता है कि ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव, जबकि परसुएसिव होता नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, द ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट फ्रॉड डिपेंड्स अपॉन व्हाट फैक्टर्स। तो ये देखना, स्किलफुलनेस ऑफ द परपेट्रेटर, जो फ्रॉड कर रहा है वो कितना स्किलफुल है। ऑब्वियसली ज्यादा स्किलफुल होगा तो ऑडिटर के कम चांसेस होंगे कि वो फ्रॉड डिटेक्ट कर पाए। तो वन, स्किलफुलनेस ऑफ द परपेट्रेटर। सेकंड, फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन, कितना फ्रीक्वेंटली वो मैनिपुलेट कर रहा है एंड कितना ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंट। अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो पकड़ा जाएगा, बट कम फ्रीक्वेंसी होगा तो फिर पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो स्किलफुलनेस, फ्रीक्वेंसी। थर्ड, डिग्री, डिग्री ऑफ कल्यूजन इन्वॉल्व, कितना कल्यूजन इन्वॉल्व है, मतलब मैनेजमेंट कितना इन्वॉल्व है। फोर्थ, रिलेटिव साइज ऑफ इंडिविजुअल अमाउंट्स मैनिपुलेटेड, साइज ऑफ अमाउंट्स कितने हैं, ज्यादा साइज है तो पकड़ना आसान है, कम साइज में पकड़ना मुश्किल है, तो रिलेटिव साइज ऑफ इंडिविजुअल अमाउंट्स मैनिपुलेटेड। ठीक है, उसके बाद सीनियोरिटी ऑफ दोज
इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व, जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है वो कितना सीनियर है। अगर ज्यादा सीनियर है तो पकड़ना मुश्किल होता है, कम सीनियर है तो पकड़ना आसान होता है, क्योंकि वो उतना ज्यादा ऑडिटिवनेस को मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये 5 फैक्टर्स हो गए relating to auditor's ability to detect fraud. So the auditor's ability to detect fraud depends upon 5 factors: skillfulness of the perpetrator, frequency of manipulation, frequency and extent; third, degree of collusion involved; fourth, relative size of individuals amounts manipulated; and fifth, seniority of those individuals involved. इन चीजों पे डिपेंड करेगा। ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। इसके बाद furthermore, the risk of auditor not detecting a material misstatement resulting from management fraud is greater than the employee fraud. जैसे मैंने बोला, अगर मैनेजमेंट फ्रॉड करता है तो फिर ऑडिटर के लिए काफी मुश्किल है टू डिटेक्ट द फ्रॉड। एम्प्लॉय फ्रॉड करता है तो इजियर है। द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। लेकिन जब भी ऑडिट करेगा तो थ्रू आउट द ऑडिट उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है। व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मीन्स बीइंग अलर्ट, ऑलवेज बीइंग अलर्ट, हैव क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट, क्वेश्चनिंग माइंड एंड क्रिटिकल असेसमेंट अगर आप करते हो तो दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसके बाद व्हाट आर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स? हाँ, अब समझना फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स वैसे इंसेंटिव्स या कंडीशंस होते हैं, वैसे वैसा कुछ भी। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स वैसे इवेंट्स या कंडीशंस होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि फ्रॉड हो सकता है। जैसे मैंने बोला था, फ्रॉड करने का 3 वजह, क्या मैंने बोला था? इंसेंटिव या प्रेशर, सेकंड अपॉर्चुनिटी कि हम बेवफा हरगिज ना थे बट हो गए क्योंकि मौका मिला था, एंड थर्ड रैशनलाइजेशन, जस्ट फॉर फन, मजा आ रहा है, सभी कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। तो ये 3 तरीके होते हैं फ्रॉड करने के। तो व्हाट आर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स? अगर वैसे कोई भी इवेंट्स और कंडीशंस होते हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि ये 3 फैक्टर्स हैं, ये 3 रीजंस हैं, मतलब ये 3 में से एक भी रीजन है, जैसे इंसेंटिव या प्रेशर या फिर अपॉर्चुनिटी या फिर रैशनलाइजेशन। अगर ये सभी चीजें हैं या इनमें से कोई भी एक चीज है तो हम कह सकते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि नीड टू मीट एक्सपेक्टेशंस ऑफ थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज का एक्सपेक्टेशंस मीट करने का नीड है, तो दिस इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, क्योंकि फिर प्रेशर आ रहा है मैनेजमेंट पे। इसके बाद द ग्रांटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट बोनसेस इफ अनरियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट्स आर मेट मे क्रिएट एन इंसेंटिव टू कमिट फ्रॉड। वही, अगर आप सिग्निफिकेंट बोनस दे रहे हो तो उस अगर अनरियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट्स को अचीव करते हैं तो सिग्निफिकेंट बोनस मिलेगा। तो इस केस में फ्रॉड्स के चांसेस बढ़ते हैं कि जबरदस्ती हम क्या करेंगे, अर्निंग्स को बढ़ा देंगे, इन्फ्लेट कर देंगे। तो इसके बाद कंट्रोल एनवायरनमेंट दैट इज नॉट इफेक्टिव। अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट इफेक्टिव ही नहीं है तो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। तो इन्होंने एग्जांपल दे रखा है प्रेशर का, इंसेंटिव का, अपॉर्चुनिटी का, एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। इस बार आया जनवरी 2026 में। तो देखो, जैसे इन्होंने दे रखा है कि रिस्क फैक्टर्स एग्जांपल्स, यहाँ से स्ट्रेट उन्होंने क्वेश्चन पूछा था जनवरी 2026 में। तो इंसेंटिव और प्रेशर्स के एग्जांपल दे रखे हैं कि जैसे कि हाई रिस्क ऑफ कंपटीशन है तो प्रेशर बन रहा है। फिर हाई वल्नरेबिलिटी ऑफ रैपिड चेंजेस, टेक्नोलॉजी में चेंज, कस्टमर डिमांड में डिक्लाइन, बिजनेस फेलियर्स, ऑपरेटिंग लॉसेस, थ्रेट ऑफ बैंकरप्सी। ये सब क्या है? इंसेंटिव या प्रेशर। तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो अगर फ्रॉड कर लेंगे तो ये सब हम प्रेशर से हमारा सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा। तो ये है इंसेंटिव और प्रेशर के एग्जांपल्स। रिकरिंग नेगेटिव कैश फ्लोज, कैश फ्लोज हमारे लगातार नेगेटिव है। रैपिड ग्रोथ और अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी, रैपिड ग्रोथ है या प्रॉफिटेबिलिटी अनयूजुअल है कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस। न्यू अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ये आ गए। ये हो गया इंसेंटिव्स और प्रेशर्स के एग्जांपल। इसके बाद देखो, excessive pressure exists for management to meet the requirements or expectations of third parties due to following। excessive pressure क्यों आ सकता है मैनेजमेंट के लिए? प्रॉफिटेबिलिटी और ट्रेंड लेवल एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट्स। इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट अगर ऐसा बताते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इस बार हो सकता है ज्यादा हो, या ट्रेंड बता रहे हैं कि ज्यादा हो, तो वो मैनेजमेंट पे क्रिएट कर रहा है एक्सेसिव प्रेशर।
फिर नीड टू ऑब्टेन एडिशनल डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग। हाँ, कभी डेट या इक्विटी फाइनेंसिंग हमें लेना है, पैसे लेने हैं बैंक से, या फिर लिस्टिंग हमारी होनी है, तो उस केस में अगर मार्केट से पैसा उठाना है इक्विटी के थ्रू, तो उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, ये मतलब मैनेजमेंट पे प्रेशर बन जाता है। फिर मार्जिनल एबिलिटी टू मीट एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स और डेट रीपेमेंट। अगर हमारी एबिलिटी नहीं है लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, मार्जिनल एबिलिटी है, मतलब अगर थोड़ा सा अगर हम फ्रॉड कर लें, थोड़ा सा अगर हम मैनिपुलेशन कर लें, तो हो सकता है लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाए। तो उस केस में भी मैनेजमेंट पे ये प्रेशर बनता है कि वो फ्रॉड करते हैं। फिर परसीव्ड और रियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट। तो उन्हें डर है कि पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट्स अगर हम रिपोर्ट करेंगे, तो शेयर प्राइसेस हमारे गिर जाएंगे, मार्केट कैप काफी कम हो जाएगा, और बैंक से फाइनेंसिंग नहीं मिलेगा। तो इस चीज का डर है, तो उस केस में भी मैनेजमेंट पे प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, इसके बाद देखो, information available indicates that the personal financial situation of management or TCWG is threatened by the entity's financial performance arising from the following। ये क्या कह रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो कौन कौन से वैसे इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें पता चल सकता है कि मैनेजमेंट के चांसेस से फ्रॉड करने के हैं, कि जो पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन है मैनेजमेंट का, या फिर टीसीडब्ल्यूजी का, वो थ्रेटेंड है बाय एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये ये कैसे पता चलेगा, जैसे कि ये सब आप इंफॉर्मेशन देखना। एज एन ऑडिटर, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द एंटिटी। मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है एंटिटी में, तो ऑब्वियसली अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का खराब होगा, तो मैनेजमेंट का भी खराब हो जाएगा, इसलिए मैनेजमेंट चाहेगी कि फ्रॉड कर ले। तो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द एंटिटी। सेकंड, सिग्निफिकेंट पोर्शंस ऑफ देयर कॉम्पेंसेशन इज लिंक्ड टू एंटिटीज अर्निंग्स। मतलब एंटिटी के अर्निंग से या फिर स्टॉक प्राइस से, ऑपरेटिंग रिजल्ट से, फाइनेंशियल पोजीशन से या कैश फ्लो से लिंक्ड है कंपेंसेशन इनका। तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट चाहेंगे कि मैनिपुलेट कर लें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को चेंज कर दें। ठीक है। फिर पर्सनल गारंटीज ऑफ डेट्स। इन्होंने पर्सनल गारंटीज दे रखा है ऑफ डेट्स ऑफ द एंटिटी। एंटिटी के डेट्स पे इन्होंने पर्सनल गारंटी दे रखा है, तो ऑब्वियसली ये चाहेंगे कि अर्निंग्स इन्फ्लेट कर दें कंपनी का। एंड फोर्थ, एक्सेसिव प्रेशर ऑन मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग पर्सोनल टू मीट फाइनेंशियल टारगेट्स। मैनेजमेंट एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट कर रहा है, या फिर और ऑपरेटिंग पर्सोनल टू मीट फाइनेंशियल टारगेट्स को मीट करने के लिए मैनेजमेंट इज क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रेशर, या फिर ऑपरेटिंग पर्सनल इज क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रेशर, तो उस केस में भी टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट पे प्रेशर क्रिएट होता है। अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज में देखें तो अपॉर्चुनिटीज के एग्जांपल्स अगर देखते हैं, तो सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अगर हो गए, तो उस केस में आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल गया फ्रॉड करने का। तो सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। फिर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस और एबिलिटी टू डोमिनेट अ सर्टेन इंडस्ट्री सेक्टर। तो आपके पास अगर फाइनेंशियल प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस है, तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं, तो भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा आपको फ्रॉड करने का। इसके बाद सिग्निफिकेंट अनयूजुअल या हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, तो भी आप फ्रॉड कर सकते हो, ये भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा। आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था जनवरी 26 में, आपको आइडेंटिफाई करना था कि वो कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं। उन्होंने फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स दे रखा था, आपको आइडेंटिफाई करना था ये कौन से प्रेशर्स है, कौन से अपॉर्चुनिटीज है, एंड कौन से रैशनलाइजेशन है। फिर देखो, सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस लोकेटेड और कंडक्टेड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। इंटरनेशनल बॉर्डर्स के थ्रू बहुत सारे ट्रांजेक्शन हैं। बिजनेस इंटरमीडिएटरीज का आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, जिनका कोई कोई क्लियर बिजनेस जस्टिफिकेशन नहीं है। सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट से आपके टैक्स हेवन जुरिस्डिक्शन में, टैक्स हेवन जैसे कि जहां पे टैक्स नहीं लगता है, जैसे कि मॉरिशस, यूएई, यहाँ पे टैक्स नहीं लगता, बहरीन, तो वहां पे आपके सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट्स या सब्सिडरीज हैं, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं टू कमिट फ्रॉड। इसके बाद द मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट इफेक्टिव एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग। मैनेजमेंट का जो मॉनिटरिंग है वो कब इफेक्टिव नहीं होगा, तो मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट इफेक्टिव इन दीज टू केसेस। अगर मैनेजमेंट में किसी एक पर्सन का डोमिनेशन है, या फिर सेकंड, ओवरसाइट है बाय ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, मतलब टीसीडब्ल्यूजी देख रहा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को एंड इंटरनल कंट्रोल्स को, बट दैट इज नॉट इफेक्टिव, तो उस केस में भी मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट इफेक्टिव। ठीक है। इसके बाद there is a complex or unstable organizational structure as evidenced by following।
तो ये कैसे पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स है, अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है? अगर डिफिकल्टी है इन डिटरमिनिंग द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कि कौन पर्सन कंट्रोल कर रहा है, कौन सा पर्सन वैसा है जो कंट्रोल कर रहा है, जिसके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द एंटिटी, वो पता ही नहीं चल पा रहा है, तो फिर इसका मतलब जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है। सेकेंड, ओवरली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इन्वॉल्विंग अनयूजुअल लीगल एंटिटीज, अनयूजुअल लीगल एंटिटीज, बहुत सारी लीगल एंटिटीज इन्वॉल्व है और अनयूजुअल है, और मैनेजरियल लाइंस ऑफ अथॉरिटी, बहुत सारे मैनेजरियल लाइंस ऑफ अथॉरिटी। थर्ड, हाई टर्नओवर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, लीगल काउंसिल और टीसीडब्ल्यूजी। हाई टर्नओवर मतलब कि टर्नओवर मतलब सीनियर मैनेजमेंट छोड़ के जा रहा है बहुत ज्यादा बार बार, लीगल काउंसिल, सीनियर मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, ये छोड़ के जा रहे हैं कंपनी को, इसका मतलब कंपनी में सही नहीं चल रहा है, अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन या कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा इंसेंटिव्स, हमने देखा इंसेंटिव ऑपरेशन, हमने देखा एग्जांपल्स अपॉर्चुनिटीज के, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हमने देखे। अब हम देखने जा रहे हैं रैशनलाइजेशन के फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। देखो, कम्युनिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट और इन्फोर्समेंट ऑफ द एंटिटीज वैल्यूज। तो किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है, इंफॉर्मेशन कैसे कम्युनिकेट हो रहा है, या फिर कोई भी आपने कंट्रोल्स लगाया वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है लोगों का रैशनलाइजेशन, एटीट्यूड। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का माहौल ही ऐसा बन जाए कि फ्रॉड होगा वहां पे। तो कम्युनिकेशन इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है। फिर नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सेसिव पार्टिसिपेशन, जो नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है इन इन और प्री ऑक्यूपेशन विद द सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करना है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को डिटरमिन करने में नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन, जो कि होना नहीं चाहिए। तो इससे रैशनलाइजेशन का एटीट्यूड वैसा बन जाता है। थर्ड, नोन हिस्ट्री ऑफ वायलेशंस, पहले से हो रहा है वायलेशन, हम सभी कर रहे हैं, तो भी हमारा रैशनलाइजेशन बन जाएगा कि पहले से हो रहा है, पहले वाले कौन से दूध के धुले थे जो हम ना करें फ्रॉड। फिर इसके बाद एक्सेसिव इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट, वही मैनेजमेंट का एक्सेसिव इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग द एंटिटी स्टॉक प्राइस, स्टॉक प्राइस को बढ़ाने में मैनेजमेंट का एक्सेसिव इंटरेस्ट। फिर द प्रैक्टिस बाय मैनेजमेंट ऑफ कमिटिंग टू एनालिस्ट क्रेडिटर्स, एनालिस्ट एंड क्रेडिटर्स को बार बार मैनेजमेंट कमिट कर देता है कुछ कुछ, तो ये प्रैक्टिस से भी फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये भी रैशनलाइजेशन का एक पॉइंट है। फिर मैनेजमेंट फेलिंग टू रेमेडी नॉन सिग्निफिकेंट डिफिशियंसीज, नॉन सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी है बट इन इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस है, फिर भी मैनेजमेंट उसको ठीक नहीं कर पा रहा। एन इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट इन एम्प्लॉइंग इन अप्रोप्रिएट मीन्स, मैनेजमेंट चाह रहा है इन अप्रोप्रिएट मीन्स से मिनिमाइज कर दे रिपोर्टेड अर्निंग्स को, टैक्स मोटिवेटेड रीजंस के लिए। फिर नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शंस। फिर डिस्प्यूट बिटवीन शेयर होल्डर्स। फिर रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड करंट और प्रीडिसेसर ऑडिटर रिस्ट्रेंड, जो रिलेशनशिप है ऑडिटर का और मैनेजमेंट का वो खराब है, मतलब प्रीवियस ऑडिटर का या फिर करंट ऑडिटर का रिलेशनशिप मैनेजमेंट के साथ खराब है। तो ये सभी ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि पता चलता है कि ये रैशनलाइजेशन हो रहा है एंटिटी में। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में इन्होंने पूछा था वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जनवरी 2026 अटेम्प्ट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा पढ़ के देखो। एज द सीनियर ऑडिट मैनेजर फॉर अल्फा टेक लिमिटेड, अ लिस्टेड टेक्नोलॉजी कंपनी विद सिग्निफिकेंट डेट फाइनेंसिंग, you are planning the audit for the financial year ending March 31, 2025. Your previous two audits resulted in an unmodified opinion. However, the company has recently been in the media spotlight due to allegations of manipulating share price. Share price manipulate कर रहे हैं entity को, ठीक है? And not disclosing all related party transactions. Related party transactions याद आ रहा है? Fraud risk factors. The company is under intense pressure from external stakeholders to meet aggressive external targets. Again देखो, intense pressure है external stakeholders से to meet aggressive earnings targets. इससे पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है। ड्यूरिंग योर प्रिलिमिनरी रिस्क असेसमेंट यू आइडेंटिफाइड दैट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट कंपेंसेशन, अब देखो सीनियर मैनेजमेंट का कंपेंसेशन इज टाइड विद टू अचीविंग अनरियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट्स, कंपेंसेशन इज टाइड। सेकंड,
The company's financial results show rapid unusual profitability compared to competitors. जैसा हमने कहीं पढ़ा था फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स में, याद करो। फिर इसके बाद a number of significant complex unusual transactions, ये भी हमने पढ़ा था। And you also notice that there has been a high turnover of senior management and legal counsel, ये भी डायरेक्टली बुक में लिखा हुआ है। So, based on the above facts and with reference to relevant essay, you are required to identify and explain the specific fraud risk factors present in the scenario that suggest a heightened risk of material misstatement due to fraud financial reporting, fraudulent financial reporting. तो आपको इसमें क्या लिखना है? पहले तो आपको एक्सप्लेन करना है 240 के बारे में, फिर आपको यहाँ पे दिखाना है ये 4 पॉइंट्स हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा फ्रॉड रिस्क फैक्टर है इसमें। तो देखो, जैसे कि फर्स्ट वाले केस में सीनियर मैनेजमेंट कंपेंसेशन इज टाइड टू अर्निंग्स, मतलब जितना अर्निंग होगा उतना कंपेंसेशन मिलेगा। तो इंसेंटिव है ना, इंसेंटिव या प्रेशर है, तो इंसेंटिव स्लैश प्रेशर हो जाएगा इसमें। सेकंड, द कंपनीज फाइनेंशियल रिजल्ट शो रैपिड अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। ऐसा क्यों होगा अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी? ये सजेस्ट कर रहा है कि कुछ इंसेंटिव है। थर्ड, सिग्निफिकेंट कॉम्प्लेक्स एंड अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस, सिग्निफिकेंट कॉम्प्लेक्स एंड अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस में एंटर कर रहा है। क्यों एंटर कर रहा है? ताकि अपॉर्चुनिटी मिले। ये सिग्निफिकेंट कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस है, तो ये इससे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है टू कमिट फ्रॉड। एंड फोर्थ, हाई टर्नओवर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट है। हाई टर्नओवर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, तो इससे क्या होगा? इससे भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, क्योंकि कोई मैनेजमेंट टिक ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। देखो इन्होंने कैसे लिखा। एज पर ऐसे 240, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहले इन्होंने प्रोविजन लिखा ये वाला, उसके बाद जो 4 पॉइंट्स थे चारों को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या है। तो इंसेंटिव और प्रेशर्स में 2 को डाल दिया और अपॉर्चुनिटीज में 2 को डाल दिया। ठीक है, तो देखो, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, fraud risk factors are events or conditions. पहले इन्होंने explain कर दिया what are fraud risk factors. Fraud risk factors are events or conditions that indicate an incentive or pressure to commit fraud or provide an opportunity to commit the fraud. Specific fraud risk factors present in Alpha Tech Limited. देखो, ये सीधा क्वेश्चन से ही उन्होंने लिखा है। A significant portion of the senior management's compensation is tied to achieving unrealistic profitability targets. इसे डाल दिया incentive or pressure में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी इज थ्रेटन्ड बाय इकोनॉमिक, इंडस्ट्री और एंटिटी ऑपरेटिंग कंडीशंस। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो अप्रोप्रिएटली, फुल मार्क्स आएगा। द कंपनीज फाइनेंशियल रिजल्ट्स शो रैपिड अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी इज थ्रेटन्ड बाय इकोनॉमिक, इंडस्ट्री, ये आपने लिख दिया। फिर अपॉर्चुनिटीज में a number of significant complex and unusual transactions occurred very close to the year end and high turnover of senior management and legal counsel। ये सब देखो इन्होंने कहाँ से उठाया है? हाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ से उन्होंने हाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यहाँ देखो ये पॉइंट, हाई टर्नओवर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, डायरेक्टली यहाँ से उन्होंने उठा लिया। तो 2 पॉइंट्स उठा लिए अपॉर्चुनिटीज के, सिग्निफिकेंट, अनयूजुअल और कॉम्प्लेक्स, हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, यहाँ से उठा लिया पॉइंट 1 में। फिर इंसेंटिव और प्रेशर में देखते हैं इन्होंने कहाँ से पॉइंट उठाया सीधा। ये देखो, यहाँ ये पॉइंट उन्होंने लिखा था, रैपिड ग्रोथ ऑफ अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये भी ऊपर में था क्वेश्चंस के स्टार्टिंग वाले पार्ट। देखोगे तो एक था पार्ट, सीनियर मैनेजमेंट कॉम्पेंसेशन इज टाइड अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी। ये देखो, सीनियर मैनेजमेंट कॉम्पेंसेशन इज टाइड, ये उन्होंने कहाँ से उठाया, ये मैं दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से उठाया उन्होंने, डिजायर टू मैक्सिमाइज कॉम्पेंसेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, सीनियर मैनेजमेंट कॉम्पेंसेशन इज टाइड, यहाँ से उठा लिया सीधा। सीधा क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे स्टडी मैट से पूछते हैं वो, तो ऐसे स्टडी मैट को आपको एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद देखना मजा। तो बने रहें, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट के बाद वाला पार्ट आएगा पार्ट 2 में। At the end, I would just say, stay consistent, stay confident, and stay focused. Thank you. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।